नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम आर प्रसाद, स्पाइन सर्जन पटना। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइटिका। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हर कोई जिसे भी कमर में या पैर में दर्द होता है कहते हैं। और ये साइटिका होता क्या है? बेसिकली जो हमारे कमर है, कमर में रीढ़ की हड्डी होती है और हड्डियों के बीच में से नस रहती है, और यही नस का एक गुच्छा जो बनता है, जो कि पैर में सेंसेशन, यानी जो हमें पता चलता है कि दर्द है या फिर कोई छू रहा है, वो सेंसेशन या ताकत, ये जो ले जाने का काम करते हैं, उसे उस नस के पूरे जो गुच्छे को साइटिका कहते हैं। और अगर इस साइटिक नर्व में अगर परेशानी होती तो उसे साइटिका कहा जाता है। तो ये साइटिका होता क्या है? कई बार मरीज आते हैं, कहते हैं कि हमने कुछ वज़न उठा लिया था, चाहे वो जिम में हो या कुछ काम करते समय, या कुछ शरीर में झटका लगा, गिर गए और अचानक से कमर और पैर में दर्द चालू हो गया। ये पैर में दर्द एक साइड हो सकता है या दोनों साइड। टिपिकली पेशेंट कहते हैं कि कूल्हे से होके जांग तक या कई बार फिलियों तक दर्द जाता है, और इस दर्द के साथ कई बार सुनपना, झिनझिनी और रेयरली, बहुत कम बार लेकिन होता है ऐसा, कि कमज़ोरी होती है। तो इन सभी को हम लोग साइटिका कह सकते हैं। इसकी वजह क्या क्या है, वो जानने से पहले हमें समझना होगा कि ये होता क्यों है। आमतौर पे दो हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एक डिस्क रहता है, और इसका एक लेयर बाहर से रहता है और अंदर में जिलेटिन जैसा मटेरियल रहता है। ये जो चीज़ है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है, इस मॉडल में दिखाया गया है, तो नस जो है चारों ओर से हड्डियों से घिरा हुआ है और बीच में डिस्क से घिरा हुआ है। डिस्क का आउटर लेयर एन्युलस रहता है, बीच में कुछ जिलेटिन टूथपेस्ट जैसा मटेरियल होता है। तो यदि ये बाहर आ जाए, जिलेटिन जैसा मटेरियल जो है वो लीक कर जाए और वो बाहर आ जाए, जैसे कि इस मॉडल में दिख रहा है, तो वो नस दबने लगता है। और नस में जो बेचैनी होती है, जो प्रेशर इफेक्ट होता है, जो इरिटेशन, केमिकल इफेक्ट होता है, इससे नस में बेचैनी होने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दर्द होना, झिनझिनी होना या कमज़ोर होना, ये वजह होती है। तो ये क्यों हो सकती है? यदि आपका डिस्क फट जाए तो ये हो सकता है कि जैसे आप अगर कोई भाग रहे हैं, कोई झटका लग गया, वज़न उठा लिए और वो डिस्क का लेयर जो है पतला हो गया, उस सब से हो सकता है। इन कारण से यदि नस में दबने लगा, नस में दबाव के कारण अलग अलग परेशानी आती है। आम तौर पे देखा गया है कि जिन्हें ये साइटिका होते हैं, वो या तो बहुत ही ओबेज होते हैं, या बहुत ही ओबेज यानी बहुत ही मोटापा जिनमें होता है, या बहुत ही पतले होते हैं। तो यदि आपका खुद का वज़न ज़्यादा है, आप कसरत नहीं कर रहे हैं, या बहुत अधिक अचानक से वेट उठा लिए जिम में जाके, तो उसमें आपके जो ये लेयर है ये फट सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। यदि एक बार आपको साइटिका हो गया तो क्या करना चाहिए? इतने सारे जो रिसर्च चल रहे हैं और अध्ययन हुआ है, उसमें पता चला है कि जिन्हें ये पहले बार होता है साइटिका, 90% लोग इतने लकी होते हैं कि कुछ दिन आराम करने से उसमें पूरी तरह राहत मिल जाती है। लेकिन 10 लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग, जिन्हें राहत नहीं मिलती है और उन्हें ऑपरेशन की ओर जाना पड़ता है। तो ये 90% लोग ऑपरेशन कैसे बचा सकते हैं? इन्हें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, यानी ऑपरेशन छोड़ के बाकी सब जो मैनेजमेंट है उसे क्या किया जाता है। इसमें 3 से 5 दिन का आराम होता है, जिसमें आप औसतन 20-22 घंटे लेटे रहें हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल रहते हैं, आपकी पीठ हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आप करवट पे हो या सीधे हो, डिस्क पे प्रेशर नहीं होता है। हम खड़े होते हैं, बैठते हैं तो डिस्क पे प्रेशर आता है। तो आप लेटे रहिए, 24 घंटे में 20 से 22 घंटे लेटे रहिए। उसके साथ कुछ मेडिकेशंस रहता है, पेन किलर्स रहता है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं, और नर्व के, हड्डी के टॉनिक्स, जो विटामिन रहते हैं, वो सब दिया जाता है। यदि इससे काम नहीं बना तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन, जिसे पेन ब्लॉक बोलते हैं,
उस पर्टिकुलर रूट में, यदि ये रूट ही अगर दब रहा है तो इसी रूट में जाके दें, अगर ऊपर का रूट दब रहा है तो उसमें जाके दें, स्टीरॉयड के इंजेक्शन वो देते हैं। और एक बार जब आपका पेन कम होने लगता है तब फिर फिजियोथेरेपी में बैक एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फिर बाद में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इससे 90% लोग जिन्हें फर्स्ट टाइम हुआ है उनका ट्रीटमेंट जो है बिना किसी चीर फाड़ के हो जाता है। लेकिन जो 10% हैं उन्हें या तो कमज़ोरी होती है या दर्द बहुत अत्यधिक होती है, कोई भी प्रयास कर ले नहीं ठीक होती, या उन लोग को जिनको ये बार बार हो रहा है और उसके साथ कई बार कमज़ोरी आ गई, पैर में चल नहीं पा रहे हैं, लंबा दूरी चलने पे पैर में दर्द आ जाता है, भारीपन आ जाता है, या पेशाब शौच में कंट्रोल जो है, नियंत्रण वो मिट जाता है, नहीं रहता है, इन सभी लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है। और इस ऑपरेशन में हम लोग टिपिकली उस नस को जो भी चीज़ दबा रहा है, जो डिस्क दबा रहा है, उस लूज फ्रैगमेंट को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अभी इस बारे में आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि नेचुरली जगह रहती है, तो हम लोग पहले जो हुआ करता था कि पूरा हड्डी को निकाल के इसे फिर नस तक जाइए, फिर नस को साइड कीजिए और डिस्क निकालिए, वो होता था। अभी उस जो नेचुरल स्पेस रहता है, इंटरलैमिनर स्पेस बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग जाते हैं ताकि कम चीरा में बिना हड्डी का और हड्डी का बहुत ही कम टुकड़ा निकाल के हम लोग ये कर सकें। तो आजकल ये जो ऑपरेशन है इसका, ये दूरबीन से किया जाता है, मिनिमल इन्वेजिव किया जाता है और एंडोस्कोपिक किया जाता है। और इसका तकरीबन ऑपरेशन यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक कुशल व्यक्ति से ऑपरेशन कराने में, एक अच्छे सेंटर में ऑपरेशन कराने में इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95 to 98% है। और अधिकतर केस में इसमें दोबारा होना, इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ नहीं होता है। 1-2% लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्पाइन के सर्जरी के बारे में ये भी लोगों में एक धारणा है कि यदि स्पाइन का ऑपरेशन हो गया तो वो बेड पे लेटा जाता है और वो उठ नहीं पाता है। तो इस तरीके की जो सर्जरी जो मैंने इस बारे में कहा, साइटिका की जो है, उसके लिए आपको ऑपरेशन के बाद कमज़ोरी आना, इसकी संभावना 0.1% से कम होती है यदि कोई आप स्किल्ड डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं। तो ओवरऑल जो साइटिका का जो प्रोग्नोसिस है वो 90% लोगों में बिना ऑपरेशन के अच्छे हो सकते हैं। 10% ही है जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इससे बचने के लिए हमें अपना ध्यान देना चाहिए और उस ध्यान के लिए हमें कसरत करना चाहिए, वेट बढ़ना नहीं चाहिए, झुक के सामान नहीं उठाना चाहिए, लंबे देर तक बैठे ना रहें क्योंकि लंबा देर बैठने से डिस्क डिजनरेट होता है और वो डिजनरेशन के कारण डिस्क के जो आउटर लेयर उसमें क्रैक डेवलप होने लगते हैं और उससे फिर बाद में हर्निएशन हो जाता है। तो ये बड़ा बीमारी नहीं है, बहुत ही कॉमन बीमारी है और इतनी जटिल नहीं जितना सोच रहे हैं। आशा है आपको ये जानकारी से फ़ायदा होगा और यदि कुछ और क्वेरीज हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।